स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी जीडी पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज। चलते हैं हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना सीधा अपने सीरीज की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। समझते हैं कंडीशन को। कहा गया एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 17% की छूट देने के बाद वस्तु को 498 में बेचता है। पहली लाइन पढ़ते ही हम लोगों के दिमाग में क्या बात स्ट्राइक कर रही है कि 17% की छूट दी जा रही है, और छूट हमेशा किस पर दी जाती है? मार्क प्राइस पर, मींस अंकित मूल्य पर। उसके बाद छूट देने के बाद जो हमें प्राइस मिलता है वो हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस। इतनी बातें हमें क्लियर हो गई। नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 25% का लाभ होता। यहां पर ध्यान दीजिए, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, अगर छूट नहीं दी होती दैट मींस उसका जो अंकित मूल्य है वही तो सेलिंग प्राइस हो जाता, तो उसे 25% का लाभ होता। दैट मींस जो अंकित मूल्य है वो 125 की वैल्यू है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? क्रय मूल्य आपसे पूछा गया। एक बात समझें कि आपको यदि उसका अंकित मूल्य 100 होता, डिस्काउंट आपकी 17% होती, तो एसपी 83 हो जाता। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 83 की वैल्यू आपको सीधी सीधी दे दी गई थी 498 रुपए। यहां से हम लोग 100 की निकाल सकते थे। एक की वैल्यू 498 बटे 83, और ये हमें सीधा सीधा 6 से कटता हुआ दिख रहा है। एक की वैल्यू आ गई 6, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 0 बढ़ा दो, यही हो जाएगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता चल गया कि अंकित मूल्य है उसका 600 रुपए। कहा यह गया कि लाभ 25% होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आपको 125 की वैल्यू सीधे सीधे 600 दे दी गई, 100 की पूछी गई है, निकालने में क्या दिक्कत? 600 बटे 125 गुणे 100 काट दो, 25 पंचे 125, 25 को 100, 5 से काट दो, 12 पंचे 60, 120, और 12 चौको 48, 480। बस यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, मींस ऑप्शन नंबर बी। कोई अपनी तरफ से स्पेशल काम नहीं किया है, बस जैसा क्वेश्चन ने कहा था हमने सिर्फ उसको अप्लाई किया है, नथिंग एल्स, और हमें सीधा सीधा हमारा आंसर मिल गया। और यही कंडीशन आपको भी करनी है। जब भी आप एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो आप सीधा सीधा जो भी आपसे कहा जा रहा है आप उसको फॉलो करते जाइए, आपको आंसर खुद ही दिखने लगेगा। जो कहा गया उसको आप नोट डाउन तो करिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। अब फिर से देखो, हम जो आपसे कह रहे थे कि जो आपको दिया गया आप एक बार नोट डाउन करके तो देखें, आपको खुद समझ आ जाएगा कैसे। कहा गया ठोस बेलनाकार छड़ का आयतन 2750 है, ठीक है। बात की गई किसकी? आयतन की, और किसके? बेलन के। और बेलन के बारे में हम जानते हैं आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आपको पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू जब दे दी गई है, फिर आगे की कंडीशन भी पढ़ लो, क्या पूछा गया? छड़ की लंबाई 35 सेंटीमीटर है, एच आपको दे दी गई। आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आपसे आर पूछा गया है। दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू आपको दे दी गई 2750। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो पाई की वैल्यू हम जानते हैं, यहां भी दे दी गई, जो नहीं जानते हैं तो उसमें लिखी भी गई है। पाई की वैल्यू हमें कितनी अप्लाई करनी है? 22 बटे 7। तो जब बटे में 7 है तो सीधी सी बात है 7 ऊपर चला जाएगा, तो 2750 गुणे 7 जाएगा। अब यहां पर ऊपर 22 है तो 22 यहां नीचे आ जाएगा। साथ ही साथ h जो हमें दिया गया 35 सेंटीमीटर, ये भी कहां आ जाएगा? नीचे। जैसा क्वेश्चन ने कहा था सिर्फ हमने उसको अप्लाई किया है। कंडीशन केवल सॉल्व करने की है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। 7 से 35 कटता हुआ दिख रहा है, कितने बार?
5 बार। 5 से हमें ये कटता हुआ सीधा सीधा दिख रहा है 25, 2 बचा 25 और 0, 550 बटे 22। और 550 हमें दिख रहा है कि ये भी 22 से कट जाना चाहिए। बिल्कुल कटेगा, कैसे? 22 दूनी 44, अब 44, 11 बचा 0, 110, 22 पंचे 110। आर स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। यही तो आंसर था, कुछ करने नहीं था। दैट मीन्स बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसा हमसे कहा गया था सिर्फ हमने उसको अप्लाई किया है, आंसर हमें खुद ब खुद हमारा मिल गया। वॉल्यूम दिया गया था, सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट की वैल्यूज, आंसर मिल गया। तो कंडीशन को केवल आप पढ़ें, एक बार नोट डाउन करें, आपको स्वयं ही आपके आंसर मिल जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई। तो देखिए फिर से, सुशांत और निशांत की वर्तमान आयु, सुशांत निशांत, बात की गई वर्तमान की तो प्लस माइनस 0। वर्तमान आयु 9-13 है, ठीक है भाई, जैसा कहा गया वैसा कर दिया। 8 वर्ष बाद अनुपात बदलकर 11:15 हो जाता है, +8। 8 वर्ष बाद फ्यूचर में गए हैं, तो फ्यूचर का मतलब आफ्टर 8 ईयर्स फ्यूचर में गए हैं, अनुपात बदला और हो गया 11:15। पूछा यह गया निशांत की वर्तमान आयु क्या है। अब ध्यान दीजिए कि क्या हम लोगों के जो रेशियो के डिफरेंस हैं वो बराबर है। यहां पर देखो कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहां का डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं फिर तो, जब सारी कंडीशन आपको सामने दे दी गई कि दोनों जगह रेशियो के डिफरेंस बराबर हैं, तो 2 की वैल्यू सीधी सीधी कितनी हो गई, जो इन रेशियो के बीच का रियल डिफरेंस है। और इन रेशियो के बीच का रियल डिफरेंस कितना है, आपको गिवन किया गया 8 साल। तो जब 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू 4 हो गई। पूछी किसकी गई, निशांत की वर्तमान आयु कितनी है, तो निशांत की वर्तमान आयु कितनी है, 13। 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 चौको 52 साल। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन ए ही है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो जैसा आपसे कहा गया केवल उतना करते जाइए, कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई। कहा गया आपसे यदि क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात 5:7 है, सीपी रेशियो एसपी 5:7। पूछा क्या गया, लाभ प्रतिशत क्या है। कुछ भी तो नहीं है इस क्वेश्चन में, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे दिया गया। सीधा सीधा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आपसी अनुपात दिए गए हैं, बस उन्हीं को रियल अमाउंट मान लो। मान लो सीपी 5 है, एसपी 7 है, कितना प्रॉफिट दिख रहा है, 2 का। परसेंटेज में निकालना है, सीपी अपॉन में कर दो इंटू 100, 20 दूनी 40%। कुछ करना ही नहीं था इसमें, यही हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो कोई भी इसमें ऐसी दिक्कत थी ही नहीं इस क्वेश्चन में जिसके लिए हमें थोड़ा बहुत भी परेशान होना पड़े। इसमें तो जो कुछ था वो बिल्कुल स्पष्ट दे दिया गया था कि सीपी और एसपी गिवन थे। भाई 5:7 का मतलब क्या है, 50 हो सकता है, 70 हो सकता है, 500 हो सकता है, 700 हो सकता है। मीन्स सीपी 5 के मल्टीपल में होगा और एसपी 7 के मल्टीपल में होगा। और हम जानते हैं कि वस्तु चाहे 1 बेची जाए, चाहे 2 बेची जाए, चाहे 10,000 बेची जाए, अगर सीपी और एसपी चेंज नहीं हो रहे हैं, उसी रेट पर चल रहे हैं, तो कभी भी प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज चेंज नहीं होते हैं। ये बात जब हम लोग जानते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, सीधा सीधा उन्हीं रेशियो पर कैलकुलेट कर दो, आंसर आपका गलत नहीं होगा। देखते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन को और समझते हैं क्या दिया गया। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट एग्जाम्स में देखा गया। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स मतलब सीजीएल में भी देखा गया, सीएचएसएल में भी देखा गया, और जीडी में तो आप देख ही रहे हैं, और एमटीएस में भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।
ये एक तरह से ये मान लो कि एग्जामिनर्स के बहुत पसंदीदा क्वेश्चंस में से एक है। समझो दिया क्या गया, जोन और गोल, एक गोल मैदान के चारों ओर एक चक्कर प्रति घंटे की गति से चलता है। अगर हम लोग जोन की बात करें, इसने कहा कि प्रति घंटे कितना चक्कर चल रहा, 1 घंटा। तो बेसिकली अगर हम लोग इनकी बात करें तो कह सकते हैं इसकी स्पीड क्या है, 1 राउंड पर आवर। जैसे 2 किलोमीटर प्रति घंटा लिखते थे, वैसे किलोमीटर ना लिखते हुए 1 राउंड प्रति घंटा। सोनू क्या करता है, 60 चक्कर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। सोनू की स्पीड कितनी हो गई, 7 राउंड पर आवर। अब बात समझिए, वे एक ही दिशा में एक ही बिंदु से, सुबह कितने बजे चले वो तो बाद की बात है, एक ही दिशा में एक ही बिंदु से। हम जानते हैं कि जब दो चीजें सेम डायरेक्शन चल रही होती हैं तो फिर कंडीशन किसकी बनती है, रिलेटिव स्पीड की। और रिलेटिव स्पीड के लिए भी हम जानते हैं कि जब बात होती है अपोजिट डायरेक्शंस की तो स्पीड जुड़ जाती हैं, और जब बात होती है सेम डायरेक्शन की तो स्पीड घट जाती हैं। दैट मीन्स इनकी जो रिलेटिव स्पीड बन जानी चाहिए वो कितनी बन जाएगी, 7 - 1, दैट मीन्स 6 राउंड पर आवर, ये बन जाएगी। अब कहा यह गया सुबह 9:35 पर चलना शुरू करते हैं, वे पहली बार किस समय पर एक दूसरे को पार करेंगे। सीधा सीधा निकाल दो, 1/6 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। राउंड तो तुम्हारे कितने चला रहा है, उसी भी आप पे चलेंगे ना, तो चक्कर की बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा 1/6। यही हमारा बात घंटे में, क्योंकि टाइम जो हमारे पहले से गिवन थे वो सब किसमें थे, घंटे में। 1/6 घंटे का मतलब कितना होता है, या इसे मिनट में बदल दो, क्योंकि हमें 9:35 दिया गया और हमें नेक्स्ट टाइम बताना है, तो हमें यहां पर निकालना पड़ेगा ये कितने मिनट हो गए, 10 मिनट। और जब हमें पता चल गया ये 10 मिनट हो गए तो सीधी सी बात है, पहली बार किस समय पर एक दूसरे को पार करेंगे, 9:35 में 10 मिनट जोड़ दो, 9:45 ही है। डी वाला हमारा आंसर बन जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा करने वाली बात ही नहीं थी जिसको लेकर परेशान हुआ है। अब नेक्स्ट कंडीशन को समझते हैं, हमें क्या दी गई, कहा गया आपसे कि 15 लीटर के 30% सांद्र घोल में कितने लीटर शुद्ध अम्ल है। क्या बात समझ में आ रही है क्वेश्चन से? अगर हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि 15 लीटर का जो मिश्रण है इसमें 30% की सांद्रता है अम्ल की। तो क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं था, बिल्कुल सीधा सीधा बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दे दिया था। क्या 15 का 30% निकाल लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 × 30/100, 45/10 मतलब 4.5 लीटर, और ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ ऐसी कंडीशन दी ही नहीं गई थी जिसको लेकर ये सोचना पड़े कि क्या आंसर होगा। आपसे सीधा सीधा कह दिया गया था कि 30% की सांद्रता है अम्ल की, 30% की सांद्रता है, 30% निकाल दो। अगर सपोज कहता, बात समझिए, अगर वो कहता कि 15 लीटर में 30% जल, तब आप सांद्रता कितनी निकालते? तो सीधी सी बात है, सांद्रता बची 70%, क्योंकि 30% तो जल है तो सांद्रता बची 70%, तो 70% निकाल लेते। और यहां तो आपको सीधा सीधा सांद्रता ही दे दी गई कि 30% सॉल्यूशन है उसका, तो 30% है, 15 का 30% कैलकुलेट कर दो, वही हमारा आंसर बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई। कहा गया दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्त 385 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। कोई दिक्कत इसमें? कहीं से भी हमें तो कोई दिक्कत समझ नहीं आ रही। आपको दी गई दो संख्याएं ए और बी, इनका अनुपात दिया गया 7 और 11।
अगर हम लोग अनुपात में जो दिया गया है उसी को संख्या मान लें तो कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। 11 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 77, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन तो दिख ही नहीं रहा। कॉमन एक ही चीज है, ये मत समझना कि इसमें कोई कॉमन नहीं है। हाँ, ये बात हमने कह तो जरूर दी कि कॉमन नहीं है, लेकिन आप लोग कतई ये मत समझ लेना कि इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन है। अगर आप ध्यान दें तो जब आप रेशियो हटाएंगे तो आपको इसमें एक्स लगाना पड़ेगा, इसमें एक्स लगाना पड़ेगा, तभी तो ये रेशियो हटा पाएंगे। तो कॉमन भी है। अब इस कॉमन पे हमने ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम जब एलसीएम ले रहे थे सीधा सीधा तो ये भी तो कॉमन ही है, तो ये कोई इंटू तो होना नहीं था। 77 एक्स हो जाता बहुत ज्यादा से ज्यादा। बस यहां से x की वैल्यू निकाल के चलते, ऐसे हम लोग एक की वैल्यू निकालते, अब x की निकाल के चलेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं था। इसकी वैल्यू आपको दे दी गई थी कितनी? 385। 385 x की वैल्यू दी गई, तो x की वैल्यू निकालो 385/77। कटता हुआ दिख रहा है? तो बिल्कुल कटता हुआ दिख रहा है, 5 बार सीधा सीधा कट रहा है पूरा पूरा। 5 सत्ते 35, 35 और 3 38। तो x की वैल्यू हमें मिल गई कितनी? 5। पूछा क्या गया? छोटी संख्या बताइए। 7x की वैल्यू निकालनी थी, कितनी हो जाएगी? 7 पंचे 35। यही वाला हमारा आंसर बन जाएगा। सी में जो दिया गया वही आंसर बन जाएगा। इन केस अगर आप लोग कभी इस व्याप पे आके कंफ्यूज हो जाएं कि क्या करना क्या नहीं करना, तो एक बात आप लोगों को सबको पता है, वो हमें बताने की जरूरत है भी नहीं। कौन सी? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। एलसीएम आपका पता था, आपको कितना था भाई? एलसीएम के लिए 385 गिवन था। एचसीएफ आपको दिख रहा था कितना था? x था। ए और बी कितने हैं? 7x इंटू 11x। यही बराबर कर दो, वैल्यू निकल आएगी। यहां एक x से इस x को हटा दो, 77 भाग दे दो, x की वैल्यू 5, फिर भी बात वही है। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी कैलकुलेशन कंपटीशन में हमें आंसर देना है, तो हमें कोई मेथड से मतलब नहीं है। हम मेथड क्या अप्लाई करना है? मेथड तो आप कर दो जय माता दी अप्लाई, मीन्स आंख बंद करो और कहो जय माता दी, जिस पे उंगली रख गई वही आंसर। आपकी उंगली रख गई 35 पे और आपने मार्क कर दिया 35, आंसर सही है, दैट मीन्स आपको नंबर मिलेंगे। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं आपने वो लगाया कैसे था। तो वही चीज है कि हमें अपनी कैलकुलेशन करनी है, अपना आंसर सही करना है। कैसे सही है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है आंसर होना चाहिए सही। देखते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।